संस्था की ओर से ये जो वर्कशॉप होने वाला है 3 हफ्ते का, इस वर्कशॉप के लिए आप सबका मैं डॉक्टर संजय लेले हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेलकम यू ऑल। एज यू नो, आयुर्वेदिक डाइट कंसेप्ट में 3 शब्द है, आयुर्वेदिक, डाइट और कंसेप्ट। सो आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से वेरियस आहारीय पदार्थ, मतलब जो हम लोग खाते हैं पीते हैं, उसके क्या क्या गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है, क्वालिटीज है, वो हम लोग इसमें जानने की कोशिश करने वाले हैं फ्रॉम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू। आई मस्ट टेल यू फर्स्ट थिंग कि ये जो प्रॉपर्टीज बताए हैं ये हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले बताए हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि ये जो प्रॉपर्टीज बताए हैं आज वैसे के वैसे ही पाए जाते हैं। देयर इज नो चेंज, एक शब्द भी उसमें नहीं बदला है। यू कैन इमेजिन द ग्रेटनेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स जिन्होंने ये सब लिखा था। आज ऐसा होता है कि आज साइंस एक कुछ बोलता है, कल उनको बदलना पड़ता है, परसों और तीसरा कोई कंसेप्ट आता है। बट दीज कंसेप्ट आर सो परफेक्ट, सो मतलब बेस्ड ऑन सच ए हार्ड बेस कि उनको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। तो वो सब हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। एंड फॉर्चुनेटली हमारे लिए ऐसा है कि आयुर्वेद में जो भी बताया है वो बहुत ही, मतलब आज के साइंस में भी वो खरा उतरा है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न दिस। तो बेसिकली वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हम लोग क्यों करने जा रहे हैं वर्कशॉप। तो एक तो जो भी हम लोग खाते पीते हैं उसके बहुत सी क्वालिटीज हमें मालूम नहीं रहती है। वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर नॉट श्योर। अभी कैन यू टेल मी, दही ठंडा है कि गर्म है? एक्चुअली द क्वेश्चन ठंडा है। ओके, सूरत में गर्मी है। सूरत, ओके, आई एम आस्किंग दही। गरम गरम गर्म है सर। यस यस, दैट इज अ थिंग। घी कैसा लगता है, ठंडा है कि गर्म है? ठंडा 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 ठंडा। ओके ओके, एनीवन और फील? एक्चुअली दही जब समर होता है उसमें वो ठंडा होता है। अच्छा, किसने और बताया? Who told you? जब ऐसा या लगा शायद। अच्छा, सर जी घी ठंडा होता है। ओके, घी ठंडा होता है, राइट, एंड दही गर्म होता है, याद रख, करेक्ट। प्लीज रिमेम्बर। सो कहने के बाद है कि ये सब जो कंसेप्ट है वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस। और यू नो, अदरक एंड शुंठी, अदरक इज गर्म और शुंठी इज ठंडा। उसी को ट्राई करते हैं अदरक को, तो उसमें परिवर्तन आ जाता है, प्रॉपर्टी चेंज। यू नो, छाछ, अगर दही गर्म है तो छाछ कैसे होना चाहिए? ठंडा। दही गर्म है फिर भी छाछ ठंडा है, बिकॉज यस, बिकॉज उसमें प्रॉपर्टीज बदल जाते हैं। ओके, सो दही से ही डिराइव करते हैं छाछ, लेकिन वो ठंडा है। छाछ से ही हमें मक्खन निकलता है, वो भी ठंडा है, बट दही गर्म है। ये सब बेसिक चीजें हैं आयुर्वेद में जो बताई है। सो ये सब हम लोग इसमें सीखने वाले हैं वर्कशॉप में। तो अभी आयुर्वेद में क्या किया है ना कि प्रकृति के अनुसार एडवाइस किया है। यू नो प्रकृति कौन से टाइप की है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रकृति? वात पित्त यस यस, वात पित्त कफ ये तो दोष हो गए, और प्रकृति ऑफ 7 टाइप्स। 7 टाइप्स। सो वात पित्त कफ, देन कॉम्बिनेशन रहेगा, वात पित्त रहेगा, देन पित्त कफ है, देन कफ वात है, एंड थर्ड 7th वन इज ऑल तीनों का कंबाइंड, इसको सम प्रकृति कहते हैं। सो आयुर्वेद में ये सब एडवाइस किया है अकॉर्डिंग टू द प्रकृति। अगेन इट इज एडवाइस्ड अकॉर्डिंग टू ऋतुज। नाउ जिनको आयुर्वेद परिचय मालूम है, दे नो द ऋतुज। अदर्स, एनीवन नोज ऋतुज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद? So there are 12 types of ऋतुस। कितना? 5? 12 और 6 must be। 12 की 6, बहुत फर्क है 12 और 6। हाउ मच यू वांट, हाउ मेनी यू वांट टू से? 6। ओके ओके, ऋतु 6 होती है, 6। राइट राइट, 6 ऋतुज है उसमें। अभी ऋतु के अनुसार भी हम लोग आहार को लेना पड़ता है, कौन से ऋतु में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। यू नो देयर आर 6 ऋतुज: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। These are the 6 ऋतुज. Roughly we can say कि शिशिर ऋतु begins in January. Sorry, शिशिर ऋतु begins, yes, January, February is शिशिर ऋतु. Then March, April is वसंत ऋतु. So we are in वसंत ऋतु right now. टेक्निकली बोलेंगे तो हमें अभी यहाँ वसंत ऋतु चल रहा है। तो
मार्च अप्रैल इज वसंत ऋतु, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म. ग्रीष्म is April, sorry, May and June. Then July, August is Varsha Ritu. September, October is Sharad Ritu, and November, December is Hemant Ritu. We'll see them. Don't worry. We are going to see the slides of all these descriptions. इतना fast नहीं है. तो वो हिसाब से भी कौन से ऋतु में क्या खाना है, that also we have to understand. इसके लिए हमें ऋतु की जानकारी भी लेंगे इस लेक्चर में. Then again, diet is advised according to your Koshtha and Agni. You know अग्नि कंसेप्ट, अग्नि मतलब डाइजेशन पावर. अभी डाइजेशन पावर है ना, वो हर एक की अलग अलग रहती है. अभी कुछ लोग रहते हैं कि समझ लो 9 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, हेवी ब्रेकफास्ट करते हैं, तो शायद उनको शाम तक भूख नहीं लगती है. सम पीपल आर देयर. और कुछ लोग ऐसे हैं 9 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, 11 बजे वापस किचन में आएंगे, कुछ मिलता है क्या देखने. मतलब कुछ मिलता है का मतलब दे आर सो हंग्री. 11:30 itself they are hungry. And again after 1:30 they will come back to kitchen, क्योंकि उनका अग्नि बहुत ज्यादा है, पावरफुल है. Their digestion power is so strong. So वो हिसाब से भी क्या डाइट करना है, क्या नहीं करना है, that also we have to understand. Then कोष्ठ, कोष्ठ कंसेप्ट. कोष्ठ मतलब हमारी बाउल हैबिट्स, टॉयलेट को जाने की जो हैबिट्स है वो हर एक की अलग अलग रहती है. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस. सबसे बड़ा फैक्टर आज के युग में स्ट्रेस कहेंगे. स्ट्रेस की वजह से बहुत लोगों की बाउल हैबिट्स अफेक्ट होती है, पॉजिटिवली या निगेटिवली. तो स्ट्रेस फैक्टर्स है, हाई कैलोरी फूड है, बैठे बैठे काम करने की आदत है या कंपल्शन है, सो नो एक्सरसाइज, वो हिसाब से भी बाउल हैबिट्स बदलती है. देन रात को जागना, रात को 11-12 बजे तक काम करो, या फिर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 3 बजे. अभी बहुत से लोग कनेक्टेड है ऑनलाइन, तो रात को 3 बजे तक काम करते हैं, 4 बजे सो जाएंगे. ऐसे भी तो यस. सो वो हिसाब से वी आर गोइंग टू सी ऑल दिस कंसेप्ट फर्स्ट, कि त्रिदोष क्या है, पंचमहाभूत क्या है, देन प्रकृति कौन से है, ऋतु कौन से, दैट विल सी वेरी फास्ट, क्योंकि उसमें ज्यादा अभी टाइम नहीं गवाना है, बिकॉज यू विल कम टू नो. और प्रकृति परीक्षण मतलब प्रकृति के जो लक्षण है, वात प्रकृति के लक्षण क्या है, देन व्हाट आर द लक्षण ऑफ से पित्त प्रकृति या कफ प्रकृति, कैसे पहचानेंगे खुद की और हमारे आजू बाजू वालों के भी. हाउ वी रिकॉग्नाइज प्रकृति एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू एडवाइज डाइट. तो वो हिसाब से वो सब ये वर्कशॉप में हम लोग कवर करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट देन वी विल सी 6 रसाज. यू नो रसाज कितने हैं? टेस्ट 6 रस है. यस करेक्ट, 6 रस है. वो मधुर मतलब मीठा है, देन खट्टा, देन सॉल्टी, देन अगेन बिटर टेस्ट आता है, देन हॉट एंड स्पाइसी दैट इज तीखा, एंड कसेला दैट इज एस्ट्रिंजेंट. सो ये सब 6 रस है. वो 6 रसों की 6 प्रॉपर्टीज है. कौन से रस से क्या होता है, क्या नहीं होता है, दैट आल्सो विल लर्न, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड बाद में खाने के पदार्थ, स्टार्टिंग फ्रॉम वाटर, पीने के पानी की क्या प्रॉपर्टीज है और कैसा पानी कैसे होना, पीने का पानी कैसे होना चाहिए. फ्रॉम दैट पानी कब पीना है, खाने के समय कभी पीना है, कितना पीना है, दैट आल्सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. देन गेहूं, चावल, देन दही, तेल, घी, all these factors, then moong, masoor, matlab all these pulses, then various types of fruits, there we are going to understand properties of in this presentation. Then tur dal, then masoor dal, ये सब अलग अलग प्रकार के जो खाने की चीजें हैं. देन ओनियन, कैरेट, गाजर, वो कितना खाना पड़ अच्छा है, कितना नहीं है. देन लहसुन, दैट इज गार्लिक, इन सब के प्रॉपर्टीज वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वर्कशॉप. सो ये वर्कशॉप का स्वरूप ऐसा रहेगा कि विल बी हैविंग लेक्चर्स फ्रॉम मंडे टू थर्सडे. फ्राइडे को वी विल टेक रिवीजन ऑफ दिस लेक्चर्स, और सैटरडे को एग्जाम लेंगे. हर सैटरडे को एग्जाम रहेगी, 25 मार्क्स. that will be MCQs, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे 25 दिस सैटरडे, देन अगले सैटरडे, और तीसरे सैटरडे इट विल बी 50 मार्क्स एग्जाम. सो
टोटली इट विल बी 100 मार्क्स एग्जाम। सो हम लोग अभी ये 4 दिन में जो सीखेंगे, 5वें दिन उसका रिवीजन, देन 6th डे विल बी हैविंग एग्जाम। 4 to 5 लेक्चर रहेगा और 5 से 5:15 अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज है तो विल ट्राई टू सॉल्व। अगर आपको कोई शंका है, कोई डाउट्स है तो विल ट्राई टू गो थ्रू। सो if you any one of you have any doubts about this, you can ask right now or we will proceed for presentation. Can you see the slides? Yes. Okay, thank you. Thank जी you. हाँ, देख सकते हैं। Yes, okay. I am seeing some familiar faces. Thank you for joining. Okay. So Ayurvedic Ahar Sankalpana, Ayurvedic diet concepts. I am Dr. Sanjay Lele. I am an Ayurvedic graduate and yoga teacher and evaluator, that is level 3, and therapeutic yoga consultant, that is level 7. Okay. So we'll try to understand basic concepts in Ayurveda first. आपको शायद मालूम रहेंगे आप में से कुछ लोगों को, तो बिकॉज इन सब का सीखना इसके लिए जरूरी है कि जो भी आयुर्वेदिक डाइट एडवाइस किया है दैट इज ऑल अकॉर्डिंग टू दीज प्रिंसिपल्स। इसके लिए अगर आपको ये प्रिंसिपल्स मालूम नहीं है तो शायद आपको कौन से खाने के पदार्थों की क्या प्रॉपर्टीज है, यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। ओके, सो दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद। मतलब हमारा शरीर जो है 3 फैक्टर्स का बना है, दोष धातु और मल। ओके, पूरा शरीर मतलब हमारे सिर से लेके पांव तक ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जिसे हम दोष धातु मल के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देयर इज नॉट अ सिंगल पार्ट इन आवर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो which we can't explain on the basis of त्रिदोष and dhatu and mala. Anyone knows how many doshas? आपने बताया अभी, सॉरी, वात पित्त कफ। धातु मालूम है कितने हैं? I think many of you know. 3 dose. 3 dose. 7 धातु, 7 धातु। And mala? 3 sir, 3 types of mala. 3 mala. Okay. So दोष, 3 दोष, सप्त धातु और 3 मल, इससे ही हमारा पूरा शरीर बना है। विल गो थ्रू दिस वेरी फास्ट क्योंकि आगे बहुत इसमें प्रेजेंटेशन देखने हैं। सो दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, वात पित्त कफ, देन सप्त धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये धातु है। विल सी देम लेटर। एंड मल, 3 मल है, पुरुष दैट इज फीकल मैटर, देन यूरिन मूत्र और स्वेद, स्वेद मतलब पसीना। सो इन तीनों ही फैक्टर से हमारा पूरा शरीर बना है। एंड अगेन इट इज मेड अप ऑफ 5 महाभूतास। पंच महाभूत तो आप जानते रहेंगे, यू मे बी नोइंग। पंच महाभूत पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। सो दीज आर द पंच महाभूत फ्रॉम ग्रॉस टू सटल, मतलब बहुत स्थूल रूप से सूक्ष्म रूप तक जाने वाले हैं महाभूत। पृथ्वी सबसे हेवी महाभूत माना जाता है, जड़। देन आप, दैट इज जल महाभूत, पृथ्वी आप। देन तेज महाभूत, दैट इज अग्नि, वायु एंड आकाश। सो दीज आर द 5 महाभूतास। और त्रिदोषास के रोल क्या है हमारे शरीर में, कि जैसे हम लोग ये निसर्ग का हिस्सा है, वी आर पार्ट ऑफ दिस नेचर। सो जैसे नेचर बना है वैसे ही हम लोग बने हैं। सो नेचर में जैसे सोम, सूर्य और अनिल है। सोम मतलब चंद्र, सूर्य मतलब सूरज और अनिल मतलब वायु या हवा। तो आप कहीं भी जाएंगे तो ये तीनों आपका पीछा नहीं छोड़ते। सोम, सूर्य, अनिल तो जिधर भी है, इधर भी जाओ, देर दे विल बी देयर। सिमिलरली हमारे शरीर में कफ, पित्त और अनिल हमेशा रहेंगे। सो सोम का प्रतिनिधि कफ है, सूर्य का प्रतिनिधि हमारे शरीर में पित्त और अनिल मतलब वायु। सो अनिल वायु और शरीर में जो है उसे भी अनिल कहेंगे। सो नेचर में सोम, इसका प्रतिनिधि कफ, सूर्य का पित्त और अनिल का अनिल। विसर्ग आदान विक्षेप, मतलब विसर्ग मतलब देता है। चंद्र हमें कुछ देता है, शक्ति देता है। वी रिवाइटलाइज आवरसेल्फ। रात को हम लोग सोते हैं तो हमारी ऊर्जा वापस आ जाती है, ऐसा माना जाता है, बिकॉज इट इज विसर्ग काल। आदान मतलब खींचना,
सूरज अपनी गर्मी से हमारे शरीर से पूरी शक्ति खींच लेता है, आदान करता है। एंड विक्षेप इज मूवमेंट। सो अनिल की वजह से हमारी सब मूवमेंट होती है। नाउ दैट मूवमेंट कैन बी एनी, मतलब बहुत सी छोटी लेवल पे जो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखती है, या बड़ी लेवल पे जो हमें आंखों से दिखती है। ऑल these movements are possible only because of अनिल, that is वायु। सो अनिल की वजह से सब मूवमेंट पॉसिबल है। सो ये तीनों शक्तियां जैसे निसर्ग का धारण करती है, वैसे ये तीनों शक्तियां हमारे शरीर का धारण करती है। सो दिस इज द सिंपल वे ऑफ लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग। तो पंच महाभूत और त्रिदोष का कॉम्बिनेशन कैसे रहेगा? वात में, एज यू नो, वात इज मूवमेंट। सो सबसे माइक्रो महाभूत है आकाश और वायु। ये हम लोग एग्जाम में भी पूछते हैं, और जिनको वाईसीबी एग्जाम देनी है उनके लिए भी एक क्वेश्चन आ सकता है रिगार्डिंग वात दोष का कॉम्बिनेशन, या पित्त का कॉम्बिनेशन, या कफ का कॉम्बिनेशन। मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड। सो वात का कॉम्बिनेशन है आकाश और वायु महाभूत। पित्त का कॉम्बिनेशन है अग्नि और जल महाभूत। एंड कफ का कॉम्बिनेशन है जल और पृथ्वी। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इन पित्त में सिर्फ अग्नि है, क्योंकि पित्त उष्ण महाभूत माना गया है, माना नहीं गया है, मतलब वो कंसेप्चुअली है। एंड कफ और वात में देखिए देयर इज नो अनिल, नो फायर, बिकॉज ये दोनों ठंडे हैं, वात और कफ। सो ये पंच महाभूत और त्रिदोषों का संबंध जोड़ा गया है। मेनी टाइम्स एग्जाम में एमसीक्यूज में जरूर आता है कि वात दोष इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज महाभूतास, या कफ दोष इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज महाभूतास। सो सिमिलरली नाउ फंक्शन, त्रिदोषों के फंक्शंस और उनके प्रोमिनेंस। सी वात का प्रोमिनेंट फंक्शन मूवमेंट, पित्त का प्रोमिनेंट फंक्शन डाइजेशन, एंड कफ का डोमिनेंट फंक्शन ग्रोथ। सो ये तीनों हैं, विसर्ग, आदान और विक्षेप। विसर्ग मतलब देना, सी कफ का डोमिनेटिंग फंक्शन है ग्रोथ, पित्त का सबसे डोमिनेटिंग फंक्शन डाइजेशन। इसका मतलब ये हो गया कि शरीर में जो भी हलचल हो रही है, एनी हलचल, एनी मूवमेंट, दैट इज बिकॉज ऑफ वात। और वात यूजुअली, नॉट यूजुअली बट बाय लॉ, बुढ़ापे में बढ़ता है। इसके लिए वात, बुढ़ापे में इंसान चंचल हो जाता है, नींद ठीक से आती नहीं है, पावर लॉस हो जाता है। बिलो अम्बिलिकस इज द प्लेस इन आवर बॉडी, हमारे नाभि के नीचे इसका स्थान माना गया है। देन वात मूवमेंट, बिलो अम्बिलिकस एंड ओल्ड एज। सिमिलरली पित्त का सबसे प्रमुख फंक्शन है डाइजेशन। तो जहां पे भी परिवर्तन होता है दैट इज डाइजेशन। परिवर्तन मतलब उष्णता, बिकॉज इट हैपन्स बिकॉज ऑफ उष्णता या गर्मी। जैसे हम लोग चाय की पत्ती उबालते हैं तो उसके लिए गर्मी, उष्णता चाहिए, हीट चाहिए, इसकी जिसकी वजह से चाय बनती है। सिमिलरली हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ पित्त या हीट। अभी इतनी स्ट्रॉन्ग हीट नहीं रहती है, बट इट इज इनफ टू डाइजेस्ट फूड। तो हम लोग जो खाना खाते हैं उसका परिवर्तन, उसका डाइजेशन करना पित्त का कार्य है सबसे मेजर। और उसका स्थान मिडिल एज, अराउंड मिडिल एज में इसका प्रोमिनेंस माना गया है। एंड कफ, ग्रोथ, above heart and childhood is its prominence. So these are the functions of त्रिदोष. We'll just go through them. Functions वात, जैसे मैंने बताया कि वात इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मूवमेंट्स एंड सेंसेशन। जो भी मूवमेंट है, जो भी गति है, जो भी हलचल है, दैट इज बिकॉज ऑफ वात। पित्त इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज, मतलब मेटाबॉलिज्म की जो भी एक्टिविटीज है। जैसे मैंने आपको शायद ये उदाहरण दिया था कि हम लोग कच्चा आम रखते हैं सूखे हुए, क्या बोलते हैं उसको, घास में, तो धीरे धीरे उसका परिवर्तन होता है। वो हरा आम पीला बन जाता है, गुलाबी बन जाता है, उसकी टेस्ट बदलती है, उसका गंध बदलता है। दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ पित्त। उसमें उष्णता की वजह से ये सब परिवर्तन होता है। सिमिलरली कुछ पदार्थ हम लोग जो भी खाते हैं वो वैसे के वैसे हमारे ब्लड सर्कुलेशन में नहीं आते। वी नीड टू डाइजेस्ट देम। ये डाइजेस्ट करना पित्त का काम है। सो डाइजेशन के बाद जो भी अन्न रस बनेगा दैट विल बी एब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी। सो पित्त का काम है परिवर्तन या डाइजेशन। देन कफ इज द सब्सटेंस विच मेंटेन्स कॉम्पैक्टनेस इन द बॉडी। तो ये कफ का फंक्शन है मेजर। त्रिदोष स्थान देखिए। सो अराउंड वात मतलब बिलो द अम्बिलिकस, हमारे नाभि के नीचे वात है, बीच में पित्त और ऊपर के स्थान में कफ। इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे कफ नहीं है,
या ये स्थान में वात नहीं है, ऐसा नहीं है। दे आर देयर प्रोमिनेंट प्लेसेस, दीज आर, मतलब मेजॉरिटी जो मेजर पित्त है वो हमारे डाइजेशन ट्रैक में है, मेजर कफ है दैट इज इन द चेस्ट, एंड मेजर वात है दैट इज इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर एक्सट्रीमिटीज वी कैन से। सो दिस इज अ देन प्रकृति, मैंने बताया था, शायद आपको मालूम रहेगा कि प्रकृति डिसाइडेड बाय प्रिडोमिनेंस ऑफ दोषास एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, मतलब हमारे जन्म होते समय माँ और पिताजी के जो मतलब शुक्राणु एंड स्त्री बीज, इनका जब भी संयोग होता है तभी प्रकृति डिसाइड होती है, एट दैट टाइम ओनली व्हेन द कंसेप्शन ऑकर्स, तभी प्रकृति डिसाइड होती है, बाद में कुछ नहीं कर सकते, मतलब प्रकृति बदल नहीं सकते, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। हमारी जो भी प्रकृति है दैट इज अनचेंजेबल, वी कैनॉट चेंज द प्रकृति, जो भी मूल प्रकृति है जो भी बनी है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि स्वभाव बदलता नहीं है किसी का, कुछ भी करो, वी कैन हैव सम मॉडिफिकेशन बट द बेसिक नेचर नेवर चेंजेस। सिमिलरली प्रकृति तो कभी बदलती ही नहीं है, जो भी हमारी प्रकृति रहेगी, जैसे किसी की वात प्रकृति है तो कुछ भी कर लो वो वात ही रहेगी, कफ है या पित्त है जो भी है, दैट विल से दैट वे। 7 टाइप्स ऑफ प्रकृतिज, जैसे वात प्रकृति, पित्त कफ इंडिविजुअल, देन कॉम्बिनेशन रहेगा वात कफ प्रकृति या वात पित्त या फिर पित्त कफ, इन तीनों हैं, एंड देन लास्ट इज सम प्रकृति। सो ऐसे बताया जाता है कि सम प्रकृति मिलना मुश्किल रहता है बहुत बार, वी गेट अ कॉम्बिनेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वात पित्त है या वात कफ है या पित्त कफ है, सो वी गेट कॉम्बिनेशन। So these are the 7 types of प्रकृतिज which we encounter। अभी इसमें से हमारी कौन सी प्रकृति है ये हम लोग थोड़े लक्षणों से जानने की कोशिश कर सकते हैं, what to which प्रकृति we belong to। तो उसमें आप हम लोग देख सकते हैं, थोड़े बहुत आपको ये थोड़ा रिपीटिशन हो सकता है, जिन्होंने आयुर्वेद परिचय अटेंड किया रहेगा उनके लिए, और जो नए हैं उनके लिए बिल्कुल नया इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है, but I will try to cover it as fast as possible। So प्रकृति के लक्षण कैसे रहेंगे देखिए, वात प्रकृति में उनकी त्वचा एकदम सूखी रहती है, they need lot of moisturizers, और बहुत बार उनको ड्राई रफ ब्लैक स्किन रहती है, उनकी ठंडी रहेगी स्किन, बिकॉज वात इज ठंडा, वात में अग्नि महाभूत नहीं है, इसके लिए वो ठंडा है वात दोष में। तो वात वालों की त्वचा एकदम सूखी, रूखी सूखी बोलते हैं, जैसे इनको ठंडी के दिनों में बहुत ज्यादा दे नीड सम क्रीम्स एंड क्या बोलते हैं उसको, वी कैन से सम लोशंस, ये सब बॉडी को लगाने पड़ते हैं, नहीं तो उनकी त्वचा फट जाती है, या दैट त्वचा बिकम्स वेरी ड्राई ड्यूरिंग विंटर स्पेशली। पित्त वालों की एकदम सॉफ्ट ऑयली एंड वार्म रहती है, क्योंकि इसमें अग्नि महाभूत है, तो इनकी त्वचा गर्म रहेगी, पित्त वालों की सॉफ्ट रहेगी बहुत, और ऑयली, बहुत ऑयल हमेशा बहुत बार बार वो रुमाल से या टिश्यू पेपर से पोंछते हैं तो दे कैन डिस्कवर कि बहुत तेल जमा हो जाता है चेहरे पे, दैट इज बिकॉज ऑफ पित्त, बिकॉज देयर इज प्रकृति इज पित्त प्रकृति। एंड कफ वालों की एकदम थिक ऑयली, बहुत ठंडा रहेगा इनका, क्योंकि कफ इज दोष विद नो अग्नि महाभूत, इसकी वजह से वो भी ठंडा है, जैसे वात दोष ठंडा है वैसे कफ दोष ठंडा है। सो इनकी त्वचा कैसे रहेगी, थिक रहेगी, ऑयली, कूल एंड व्हाइट रहेगी। सो दिस इज द वे उनकी त्वचा है। सो देन हेयर कैसे रहेंगे वात वालों के, ड्राई रफ अर्ली ग्रे, उनके ड्राई रहेंगे, सूखे रहेंगे, जल्दी पक जाते हैं और जल्दी गिर भी जाते हैं, यू नो इन द 30s ओनली दे मे हैव सम बाल्डनेस। अभी इसके बाल्डनेस में बहुत ज्यादा अदर रीजंस आल्सो आर देयर, लाइक स्ट्रेस की वजह से बहुत जल्दी बाल्डनेस आता है, या डाइट फैक्टर, अगर आप नमकीन ज्यादा खाते हो सॉल्टी तो बाल जल्दी गिरते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। सो या जल्दी ग्रे हो जाते हैं, अर्ली ग्रे, बहुत ज्यादा सॉल्टी खाने की जिनको हैबिट है, स्पेशली चाइनीज एंड ये सब, जिसमें यू नो हिडन सॉल्ट बहुत ज्यादा रहता है, वी नेवर नो, तो वो अगर खाएंगे ज्यादा तो बाल जल्दी सूखे होते हैं और जल्दी गिर भी जाते हैं। सो ये गंजेपन की संभावना वात वालों में ज्यादा है एट अर्ली एज, आई एम सेइंग।
अर्ली मतलब इन द 30s वगैरह है तो भी उनको बाल्डनेस दिखता है। और जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि इसके ऊपर पिक्चर भी बनाते हैं, अर्ली बाल्डनेस जेंट्स में आता है तो उसके ऊपर मूवीज भी बनती है, बाल जल्दी गिरे तो क्या करना है वगैरह वगैरह। सो दैट इज नॉट आवर टॉपिक, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अकॉर्डिंग टू प्रकृति दिस ऑकर्स, बाल गिरना जल्दी। पित्त वालों में सॉफ्ट और ऑयली स्किन रहेंगे, बाल रहेंगे, बहुत सॉफ्ट रहते हैं, बहुत मुलायम रहते हैं। और कफ वालों के एकदम ज्यादा थिक एंड ऑयली, वो एडवर्टाइज में बताते हैं ना, किसी तेल की जाहिरात रहती है, घने लंबे मुलायम बाल। तो घने लंबे मुलायम बाल अगर आपको देखने हैं तो कफ प्रकृति वालों में दिखते हैं। थिक ऑयली एंड डार्क, उनके बाल जल्दी ब्लैक, मतलब दे रिमेन ब्लैक फॉर लॉन्ग टाइम। बुढ़ापे में भी उनके बाल विदाउट एनी आर्टिफिशियल सपोर्ट उनके बाल काले रहेंगे और ठीक रहेंगे, मतलब यू कैन मेक आउट। सो दैट इज हेयर। देन प्रकृति एपेटाइट कैसे रहेगा, ये समझना इसके लिए जरूरी है कि इसके ऊपर हमारा डाइट जो है उसके गुणधर्म या प्रॉपर्टीज बताया है, दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल घी के बारे में बताया है कि पित्त शामक है, पित्त प्रकृति वालों ने घी खाना चाहिए ज्यादा। पित्त प्रकृति वालों ने घी अगर ज्यादा खाना चाहिए तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि पित्त प्रकृति क्या है, व्हाट इज पित्त प्रकृति। या वात वालों ने तेल ज्यादा खाना चाहिए ऐसा बोला है, क्योंकि वात तेल वात को कम करता है। हमारे शरीर में जो बढ़ा हुआ वात है उसको तेल कम करता है, इसके लिए वात प्रकृति वालों ने तेल ज्यादा खाना चाहिए, दैट इज द रीजन। इसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से प्रकृति ने क्या खाना है, दैट इज व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रकृति कंसेप्ट। सो वात प्रकृति में देखिए एपेटाइट स्कैंटी एंड वेरिएबल, बहुत कम खाते हैं ये लोग। एंड वेरिएबल, नॉट कम लेकिन इनकंसिस्टेंट रहेंगे, मतलब आज बहुत ज्यादा खाना है खाएंगे, कल नहीं खाएंगे, परसों वापस ज्यादा खाना खाएंगे, अगेन दे विल नॉट ईट, सॉर्ट ऑफ पीपल। सो unreliable we can say, उनका डाइट वेरी मच अनप्रेडिक्टेबल, नॉट अनरिलायबल बट अनप्रेडिक्टेबल। पित्त वालों का गुड एवरेज रहता है, बहुत कम नहीं बहुत ज्यादा नहीं, मीडियम रहेगा। एंड कफ वालों का स्टेडी खाना रहेगा, वो भी ज्यादा नहीं खाते क्योंकि उनको भूख नहीं लगती ज्यादा बिकॉज ऑफ कफ। स्लीप, वात वालों की स्लीप बहुत स्कैंटी है। वी हैव टू इमेजिन, हम लोग में हम जिसे जानते हैं आजू बाजू में, उनमें ये सब प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। ये रात को 11 बजे सो जाएंगे तो 1 बजे उठ जाते हैं, वापस 1:30 बजे सो जाएंगे 2 बजे उठ जाएंगे। सो इतना इनकंसिस्टेंट इनकी नींद रहती है, दे आर नेवर कंसिस्टेंट, बहुत अनप्रेडिक्टेबल स्लीप है इनकी। पित्त वालों की मॉडरेट और कफ वालों की बहुत ज्यादा, मतलब कफ वाले लेक्चर में भी सो जाएंगे। और किसी ट्रैवल कर रहे हैं, आधे घंटे का ट्रैवल है बस में तो भी सो जाएंगे, इतना उनका हैबिट रहता है जल्दी सो जाने का। सो दैट इज विथ कफ प्रकृति। और वात में एक्टिविटी वेरी चंचल, बहुत फास्ट रहेगी इनकी एक्टिविटी, फिजिकली बहुत एक्टिव रहते हैं, हाइपर एक्टिव चुलबुले टाइप रहेंगे। देन पित्त वाले मीडियम एक्टिविटी रहेगी, और कफ वाले हिलेंगे नहीं ज्यादा, इनको धक्का मारना पड़ता है, लिथार्जिक वेरी स्लो, इनको ढकेलना पड़ता है किसी चीज के लिए। तो माइंड है वात वालों का रेस्टलेस बेचैन माइंड रहता है, पित्त वालों का एग्रेसिव माइंड रहेगा, और कफ वालों का एकदम ठंडे दिमाग से सोचते हैं। इसके लिए कफ वाले ज्यादा इनको दोस्त बना सकते हैं, बिकॉज उनका दिमाग ठंडे तरीके से काम करता है, इसके लिए लोग इनके ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, पीपल ट्रस्ट देम मोर कफ वालों पर। और वात वाले बेसिकली दे आर अनप्रेडिक्टेबल अनरिलायबल, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो टाइप के रहते हैं। और कफ वाले एकदम ज्यादा भरोसे वाले लोगों को लगते हैं। सो अगर हमें बहुत ज्यादा दोस्त लोग हैं तो वी कैन से कि आई एम कफ प्रकृति के नजदीक हूँ। अगर आपके साथ लोग अपना सीक्रेट ओपन करते हैं किसी को बोलना नहीं करके, और अगर आप किसी को बोलते नहीं हैं तो यू आर कफ प्रकृति टू लार्ज एक्सटेंट। और अगर आप किसी को कुछ बोलते नहीं, अगर आपको कोई सीक्रेट नहीं बताता है खुद का, सो मतलब हमें अगर कुछ बताता नहीं है, हमारे ऊपर भरोसा नहीं रखता है, तो ही और शी इज थिंकिंग दैट वी आर नॉट वेरी रिलायबल। सो ये सब प्रकृति का लक्षण हो गया। तो ये सब बहुत संक्षेप में लिया है, एक्चुअली आयुर्वेद ग्रंथों में देखेंगे तो इसके ऊपर बहुत से अध्याय लिखे हैं रिगार्डिंग प्रकृति परीक्षण, बट वी डोंट हैव टाइम, 3 हफ्ते में ये सब देखना है। सो वी टू अंडरस्टैंड बेसिकली कि
प्रकृति के लक्षण क्या है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड ऋतुचर्या. वो सब एकदम फास्ट, नॉट फास्ट बट इन ब्रीफ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. 6 ऋतुज है, 6 ऋतु जैसे मैंने बताया. सो ये डेली रूटीन है, ये हम लोग बाद में देख सकते हैं, बट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड ऋतुचर्या. नाउ ऋतुचर्या कंसेप्ट क्या है कि हमारे यहाँ, नॉट हमारे यहाँ बट पृथ्वी पे सब जगह पे अलग अलग ऋतु रहते हैं. तो हमारा जो जिस कॉन्टिनेंट में आता है, पृथ्वी के जिस हिस्से में आता है, वहां पे 6 ऋतु डिवाइड किए हैं, 6. सो उसमें ऋतुचर्या करना है. ऋतुचर्या मतलब ऋतु इज सीजन वी कैन से, एंड चर्या मतलब आवर बिहेवियर इन द सेंस ऑफ डाइट, हमारे अदर एक्टिविटीज, नींद या फिर हमारे फिजिकल एक्टिविटी, उसके बारे में जो भी हम लोगों को करना है, दैट इज ऋतुचर्या. सो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द सीजन. वो क्यों करनी है? बिकॉज फॉर होम्योस्टेसिस. अभी होम्योस्टेसिस एक ऐसा कंसेप्ट है, तो होम्योस्टेसिस आप एक शब्द में जान सकते हैं. होम्योस्टेसिस इज संतुलन या बैलेंस. जो भी बैलेंस हमें मेंटेन करना है, दैट इज होम्योस्टेसिस. और वो क्यों करेंगे? टू मेंटेन आवर हेल्थ. सो दैट इज द बेसिक पर्पज ऑफ ऋतुचर्या. जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग ठंडी में खाना खाते हैं वो गर्मी में नहीं खाएंगे. गर्मी में जो खाना खाएंगे वो बारिश में नहीं खाएंगे जब भी बारिश का सीजन होता है. दैट इज बिकॉज आवर त्रिदोष स्टेचर चेंजेस, उनका जो स्टेट रहता है बढ़ने का, कम होने का, वो ऋतु के अनुसार बदलते रहता है. इसके लिए ऋतु के अनुसार हमारा खाना पीना और हमारी चाल चलन रखनी है. दैट इज कॉल्ड ऋतुचर्या. रूल्स ऑफ डाइट एंड लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू सीजनल चेंज. ये ऋतुचर्या का एक सिंपल डेफिनेशन हो गया. रूल्स ऑफ डाइट एंड लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू सीजनल चेंज. जो YCB वाले हैं उनके लिए तो ये वाइवा में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज ऋतुचर्या. यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू आंसर, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऋतुचर्या, रादर कि ऋतुचर्या का इम्पोर्टेंस क्या है. तो ऋतुचर्या का इम्पोर्टेंस यही है कि होम्योस्टेसिस मतलब संतुलन बनाए रखना, जिससे हमारी हेल्थ बनी रहती है. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि नाउ homeostasis is what? It is a state of steady internal physical and chemical conditions. So ये इसको homeostasis कहते हैं कि steady state है ये. Steady मतलब balanced. There is no चंचलता नहीं है, मतलब अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं वो हमारा शरीर अपने आप करता है. That is called homeostasis. So homeostasis again, उसमें क्या क्या आएगा होम्योस्टेसिस में? बॉडी टेम्परेचर आएगा, मतलब बॉडी टेम्परेचर ठीक से बनाए रखना. जैसे यू नो एज हम लोग अभी अपने अपने घरों में बैठे, अभी कश्मीर में अगर जाते हैं -10 डिग्रीज में, तो हमारा शरीर अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है. वहाँ छोड़ के हम लोग रेगिस्तान में आएंगे +45 डिग्रीज, तो अकॉर्डिंगली आवर बॉडी बिहेव्स. दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस. सो बाहरी टेम्परेचर या बाहरी एनवायरनमेंट के अनुसार हमारा शरीर रिएक्ट होता है, एंड दैट हैपन्स विदाउट आवर नॉलेज. ये तो नर्वस सिस्टम का काम है सर, कैसे मेंटेन करना, क्या करना. इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. हमें सिर्फ ये समझना है कि होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए ऋतुचर्या आवश्यक है. तो जैसे समझ लीजिए कि हम लोग ने बहुत ज्यादा पानी पिया तो यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा. सो दैट इज हार्मोनल चेंजेस जो भी है या सिग्नल्स है, वो हमारा शरीर अपने आप देते रहता है. और अगर किसी को डायरिया हुआ या समझ लो बहुत गर्मी में बहुत घूम रहे हैं, बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और ऐसी हालत में घूम रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो गया, तो अकॉर्डिंगली बॉडी गिव सिग्नल टू किडनीज, जिसकी वजह से यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाएगा. सो दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स. दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस इन सिंपल टर्म्स. सो बहुत से फैक्टर्स इसमें आएंगे, जैसे फ्लूइड बैलेंस है, देन पीएच है, पीएच ऑफ एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, देन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आयंस कॉन्सेंट्रेशन, ये सब है. ब्लड शुगर है. सो ब्लड शुगर के हिसाब से भी हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम की ओर से सिग्नल जाते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम की ओर से सिग्नल जाते हैं. सो आवर बॉडी बिहेव्स अकॉर्डिंगली. नाउ दीज आर द 6 ऋतुस दैट वी मस्ट नो. शिशिर ऋतु, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत. सो ये इसके लिए जरूरी है कि वी आर हैविंग डाइट अकॉर्डिंग टू ऋतुज ऑल्सो. जैसे छाछ भी, दही खाना है तो दही गर्मी के सीजन में नहीं खाना है ज्यादा.
दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। अभी गर्मी का सीजन कौन सा हो गया, तो ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु मतलब मई महीने में दही कम खाएंगे तो अच्छा है, टू अवॉइड गेटिंग हीट, क्योंकि दही गर्म है, उष्ण है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, उष्णता बढ़ जाएगी। सो दीज आर द 6 ऋतु। शिशिर ऋतु अप्रोक्सीमेटली बताया है, क्योंकि ये सब ऐसा माना जाता है कि आयुर्वेद ग्रंथों की रचना हिमालय में हुई है, तो वहाँ पे जो सीजन था वो हिसाब से उन लोगों ने एडवाइस किया है, बट इट इज पार्शियली एप्लीकेबल टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो वो हिसाब से अभी मुंबई ठाणे में, जो मैं अभी मुंबई ठाणे में रहता हूँ, वहाँ पे ठंडी नहीं के लगभग होती है, पूरे साल भर में 8 दिन ठंडी रहेगी, लेकिन एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ना पड़ता है कि ठंडी 2 महीने की होती है, 4 महीने की होती है, बिकॉज यू हैव टू क्लियर, नहीं तो 8 दिन की रखेंगे तो फेल कर देंगे। सो दैट इज नॉट द थिंग। सो शिशिर ऋतु इज अप्रोक्सीमेटली जनवरी फरवरी, और वर्षा ऋतु यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जुलाई अगस्त बताया है, लेकिन मुंबई ठाणे एरिया में तो बारिश तो 4 महीने कम से कम होती है, और मेहरबान होगी तो 5-6 महीना भी चलती रहती है, रुकती नहीं है। सो दैट वे इट ऑकर्स इन कोंकण एरिया। सो दैट इज द थिंग। अभी शिशिर ऋतु अप्रोक्सीमेटली जनवरी फरवरी, वसंत ऋतु अप्रोक्सीमेटली मार्च अप्रैल, ग्रीष्म अप्रोक्सीमेटली मई जून। यू नो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, 21st June. 21st June. Why it is 21st June? Because it is the longest day on earth. पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन माना जाता है, longest day on earth. That is why it is 21st June. तो वर्षा ऋतु approximately July August, शरद approximately September October, and हेमंत is approximately November December. तो अभी now we are in वसंत ऋतु March April approximately. So यहाँ पे गर्मी है. So now we'll see the charya, how we behave. Now these are the two terms used, Uttarayan and Dakshinayan. अभी ये पूरे साइंटिफिक है, इसमें बहुत साइंस इन्वॉल्व है, वी कैन नॉट जस्ट से कि ये सब ग्रंथों में बताया है वगैरह वगैरह। सी, उत्तरायण मतलब सूरज जब भी नॉर्दर्न पोल में रहता है, उत्तर दिशा की ओर रहता है, दैट इज अराउंड 22 दिसंबर अप टू 23 जून अप्रोक्सीमेटली, उत्तरायण। सन टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, पृथ्वी के उत्तर दिशा में सूरज रहेगा, दैट इज उत्तरायण। और जब भी सूरज दक्षिण दिशा में रहेगा, दैट इज दक्षिणायन, अराउंड जून से दिसंबर तक, 23 जून मतलब ये 21 जून जो है दैट इज स्टार्ट ऑफ दक्षिणायन और एंड ऑफ उत्तरायण। उत्तरायण जब भी खत्म होने को आता है तभी 21 जून का दिन आता है जब भी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाते हैं। सो दैट इज then it goes on till 22nd December. So that is Dakshinayan. We'll see ऋतुचर्या very fast because इसमें बहुत ज्यादा नहीं देखना है, because we have to just understand कि कौन से ऋतु में क्या क्या position है, वो हिसाब से we can understand. So उत्तरायण is these 3 ऋतुज are उत्तरायण, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, और दक्षिणायन के 3 ऋतु है, लोअर, वर्षा, शरद और हेमंत। We have to understand this by sequence only. ऐसा नहीं कि शिशिर देन शरद देन हेमंत देन ग्रीष्म, इट इज नॉट लाइक दैट, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, दीज आर द 6 ऋतुज। मतलब ये जैसे हम लोग जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसा कहते हैं, वैसा ही ये सीक्वेंस है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। इट डजंट हैपन रैंडमली, शिशिर हो गया उसके बाद ग्रीष्म आ गया उसके बाद शरद ऋतु आ गया, ऐसा नहीं होता है, it happens according to sequence. So shishir, vasanta, grishma, varsha, sharad or hemant, this way. See rutucharya again, approximately, I think this slide is repeated, I think. Okay, so approximately January February. So these are the, now uttarayan, that is आदान काल जो है वो शिशिर ऋतु, मतलब now we are in आदान काल, क्योंकि मार्च अभी आज 21 मार्च चल रही है, so we are in आदान काल, that is वसंत ऋतु की शुरुआत है, गर्मी की शुरुआत है, वी कैन से शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, उत्तरायण काल है, और नाउ दिस इज वर्षा, शरद और हेमंत, दैट इज दक्षिणायन, व्हेन द सूरज इज इन द सदर्न पोल, साउथ पोल, दैट इज विसर्ग काल। विसर्ग मतलब हमारी शक्ति इसमें बढ़ जाती है। सो वर्षा ऋतु से आरंभ करेंगे तो ग्रेजुअली हमारी शक्ति बढ़ जाती है टिल हेमंत, ओके। और ऊपर जाएंगे तो ये जो पहले वाली स्लाइड, शिशिर से
आरंभ करेंगे तो यहाँ पे हमारी शक्ति बहुत ज्यादा है, वो ग्रेजुअली कम हो जाती है। सो ग्रीष्म में सबसे कम है, तो जैसे अगला ऋतु आएगा वर्षा ऋतु, इसमें हमारी शक्ति सबसे कम है, ग्रेजुअली वो बढ़ेगी अप टू हेमंत। दिस वे द साइकिल गोज ऑन, यू नो। वर्षा में हमारी शक्ति बहुत कम है, ग्रेजुअली बढ़ेगी हेमंत तक, बाद में शिशिर से कम होती जाएगी, देन इसमें बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ग्रीष्म से अगला ऋतु आएगी वर्षा ऋतु, उसमें हमारी शक्ति बहुत कम है, बट नाउ इट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग अप टू हेमंत ऋतु एंड द साइकिल इज रिपीटेड। ओके, सो दिस इज द दोषों का संचय, प्रकोप और प्रशम, ये सीक्वेंस है। आई थिंक वी हैड टेकन दिस इन आयुर्वेद परिचय टाइम। सो दोष मतलब जो त्रिदोष है, इनका संचय मतलब बढ़ना, प्रकोप मतलब बहुत ज्यादा बढ़ना, और प्रशम मतलब ठंडा होना। अभी ये हम लोग एग्जाम में भी पूछते हैं बहुत बार, स्पेशली वाईसीबी या ऐसे कुछ एग्जाम में पूछा जाता है रिगार्डिंग दिस संचय, प्रकोप, प्रशम, कि ये टेबल आपको ध्यान रखते हैं तो आई थिंक यू कैन कवर द त्रिदोष पार्ट वेरी इजीली। तो वात दोष अगर आप एग्जाम्पल के लिए लेते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में ये बढ़ता है। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज ऑफ हीट, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से रुक्षता ज्यादा है हवा में, जिसकी वजह से वात बढ़ते जाएगा। वर्षा में ठंडक आएगी थोड़ी, उसकी वजह से वात का प्रकोप हो जाता है, और शरद ऋतु में वात का प्रशम हो जाता है। प्रशम मतलब वात दोष ठंडा पड़ जाता है। सिमिलरली पित्त दोष को अगर देखेंगे एग्जाम्पल के लिए, तो वर्षा ऋतु में इसका संचय है, इट एक्यूमुलेट्स। पित्त वर्षा ऋतु में एक्यूमुलेट होना शुरुआत होता है। शरद ऋतु मतलब लगभग समझ लीजिए नवरात्रि, दिस इज नवरात्रि टाइम, दैट इज शरद ऋतु। इसमें पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है, प्रकोप, गर्मी के बीमारियां इसमें बहुत ज्यादा होती है, पित्त की बीमारियां इन नवरात्रि। सो इमेजिन शरद ऋतु, दैट इज कोजागिरी पूर्णिमा बोलते हैं उसको, ये टाइम पे लगभग आती है। देन हेमंत ऋतु, दैट इज ठंडक, दिवाली। सो दिवाली के टाइम पित्त का प्रशम हो जाता है बिकॉज ऑफ ठंडी हवा, हवा में ठंडक आएगी तो पित्त कम हो जाता है। नाउ कफ दोष, वो ठंडा है बेसिकली, उसमें क्या होता है, शिशिर में ये बढ़ेगा बिकॉज ऑफ ठंडक। अभी जनवरी फरवरी चला गया है, उसमें कफ बढ़ गया है हमारे शरीर में, और वसंत ऋतु में गर्मी आ गई। गर्मी आने की वजह से क्या होता है, ये जो कफ बढ़ गया है वो पिघलने लगता है। इसके लिए यू विल फाइंड कि बच्चों में खास करके खांसी की बीमारियां इस ऋतु में ज्यादा होती है, अराउंड मार्च एंड अप्रैल, या समर डायरिया जिसे कहते हैं, या कंजंक्टिवाइटिस, आंखों की बीमारियां, आंख आना, ये सब चीजें हैं, वो लगभग इस सीजन में कभी कभी ज्यादा होती है वसंत ऋतु में, बिकॉज कफ जो बढ़ा हुआ है वो पिघलने लगता है, जिसकी वजह से हमें भी कफ की बीमारियां ये काल में ज्यादा होती है। इसके लिए वसंत ऋतु में नो वमन करते हैं। यू हैव हर्ड वमन, जो षट क्रिया है उसमें से, यस यस, उसमें से जो वमन है वो हम लोग ये ऋतु में करते हैं अराउंड वसंत ऋतु। सो वसंत ऋतु, इसके लिए उसको वासंतिक वमन कहते हैं। अब आपने देखा रहेगा कि बहुत बार ऐसे वासंतिक वमन के शिविर लगाते हैं, वहां पे लोगों को बुला के उनको वमन करवाते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में जो कफ बढ़ा हुआ है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। वमन के इंडिकेशंस बहुत है, देयर आर मेनी इंडिकेशंस। सो दिस इज वसंत ऋतु में उसका प्रकोप हो गया है कफ का। और ग्रीष्म मतलब अप्रैल में, अप्रैल और मई महीने में लगभग उसका कफ का प्रशम हो जाता है, मतलब कफ ठंडा पड़ जाता है, या कफ की शांति हो जाती है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि वात ग्रीष्म ऋतु में मतलब अभी अप्रैल मई में वात बढ़ेगा, वर्षा ऋतु में इसका प्रकोप होगा बिकॉज ऑफ ठंडक, एंड शरद ऋतु दैट इज अराउंड नवरात्रि एंड अक्टूबर हीट, उसमें उसका वात का प्रशम हो जाएगा। देन पित्त वर्षा ऋतु में बढ़ेगा, पित्त दोष अराउंड शरद ऋतु में प्रकोप होगा बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट। अक्टूबर में सूरज अपने पृथ्वी को बहुत नजदीक रहता है, दैट्स व्हाई अक्टूबर में हमें गर्मी ज्यादा लगती है, वी कॉल इट अक्टूबर हीट। तो उसमें लगभग शरद ऋतु का वो समय है हमारे कैलेंडर के अनुसार। सो वी कॉल इट उष्ण ऋतु। हमारे ऋषि मुनियों को जो विचार था वो बहुत ही परफेक्ट था, साइंटिफिक, वी कैन इमेजिन दिस। सो ये गर्मी का सीजन है। हेमंत ऋतु अर्ली विंटर, सो दैट टाइम पित्त सबसाइड्स, कफ दोष सिमिलरली
ठंडी के दिनों में बढ़ेगा। वसंत ऋतु दैट इज हीट, अभी जो वसंत ऋतु चल रहा है, सो यू कैन इमेजिन कि अभी गर्मी बढ़ रही है, शुरुआत तो हो गई है, सो अभी कफ के विकार ज्यादा हो जाएंगे, वी हैव टू बी केयरफुल। सो कफ के विकार ज्यादा हो सकते हैं अभी के टाइम में। सो विल जस्ट सी ऋतुचर्या वेरी फास्ट। सो हेमंत और शिशिर में मैंने बताया था कि हेमंत और शिशिर दोनों एक दूसरे को बहुत नजदीक ऋतु माने जाते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने में हमारे यहाँ ठंडी ज्यादा रहती है। सो इनका, इन दोनों ऋतुओं का जो लक्षण है वो बहुत सिमिलर है, इसके लिए उनमें हम लोग जो आचरण करेंगे वो बहुत सिमिलर रहेगा। तो रिकमेंडेड डाइट क्या रहता है इसमें? सी हाउ इज द एनवायरनमेंट इन हेमंत एंड शिशिर ऋतु? कोल्ड विंड्स, ठंडी हवा चलेगी। देन डाइजेस्टिव फायर इंक्रीजेस, हमारी डाइजेशन पावर बहुत अच्छी रहती है ठंडी के दिनों में। कफ एक्यूमुलेट होना शुरू होता है। सो इसके लिए ऐसे सीजन में ईटिंग सावर, सॉल्टी, हेवी, मतलब इसमें जो जी चाहे वो खा सकते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अभी चांस गया है, अभी नाउ वी हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट ईयर जो भी खाना है उसके लिए। तो अभी नवंबर, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी में जो मन में आए वो खा सकते हैं, बिकॉज वी कैन डाइजेस्ट। इसके लिए रिकमेंडेड लाइफस्टाइल क्या है? अभ्यंग, मतलब तेल से मालिश करवाना है शरीर को, ऑयल मसाज टू द स्काल्प, स्टेइंग इन वार्म एंड लेस विंडी प्लेसेस वगैरह वगैरह। सो हेमंत एंड शिशिर ऋतु में ये ऋतुचर्या हम लोग रख सकते हैं कि नो कंट्रोल ओवर डाइट, जो भी मन में आए वो खाओ, और बिकॉज वी कैन डाइजेस्ट बिकॉज ऑफ कोल्ड सीजन। सो दैट इज द थिंग हेमंत एंड शिशिर ऋतु में। इसके लिए बहुत बार लोग आउटिंग पे जाते हैं, तो इन 2 सीजन में ज्यादा, मतलब टूरिस्ट लोग ज्यादा रहते हैं बाहर, एंड दे एंजॉय ऑल्सो बिकॉज ऑफ कोल्ड सीजन। देन कम्स वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में क्या होता है? शिशिर में जो कफ बढ़ गया है वो वसंत में पिघलेगा बिकॉज ऑफ हीट। यू कैन इमेजिन कि वो पिघलता है, जिसमें वमन हम लोग दे सकते हैं, नस्य दे सकते, मतलब ये डोंट लुक एट इट सो मच, अभी यू कैन जस्ट सी द चार्ट। वसंत ऋतु में क्या रहेगा देखिए, हाउ इज द एनवायरनमेंट? हॉट वेदर रहेगा, अभी मार्च अप्रैल शुरू हो गया है तो गर्मी शुरू हो गई है। हाउ बॉडी चेंजेस, हमारी डाइजेशन पावर कम हो जाएगी। अभी एक्यूमुलेटेड कफ दोष लिक्विफाइज, जो कफ बढ़ गया है वो पतला होना शुरुआत हो जाती है। अभी रिकमेंडेड डाइट इसमें क्या खाएंगे? अभी कफ बढ़ रहा है तो कफ बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए कड़वा चीज कुछ खाएंगे। कड़ू नीम खाने की हैबिट है। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा रहता है, गुड़ी पाड़वा अप्रैल में, दैट इज फर्स्ट डे ऑफ नए साल, चैत्र महीना रहता है, उसमें पहला दिन अभी 2 अप्रैल को है। सो उस दिन यहाँ पे कड़ू नीम का पत्ता खाने की हैबिट है, बिकॉज कफ बढ़ गया है, उसको कम करने के लिए कड़वा चीज जरूरी है। वी नीड बिटर मेडिसिन। सो कड़ू नीम के पत्ते खाते हैं ड्यूरिंग गुड़ी पाड़वा। सो दैट इज टू रिड्यूस कफ। सो सिंपल रिकमेंडेड लाइफस्टाइल क्या है? वमन लेंगे इसमें, या धूम्रपान, ऑल दिस थिंग्स वी कैन हैव, वी नीड नॉट गो इनटू दैट मच राइट नाउ, उसको बाद में कभी देखेंगे। सो दिस इज वसंत ऋतु। देन ग्रीष्म ऋतु, दैट इज अराउंड मई एंड जून। सी ग्रीष्म, हाउ इज द एनवायरनमेंट? लॉस ऑफ मॉइस्चर, हवा में नमी बिल्कुल कम हो जाती है। हाई इंटेंस सनलाइट, बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी रहेगी, बहुत ज्यादा धूप निकलेगी। तो इसमें रिकमेंडेड डाइट, अभी ग्रीष्म है, गर्मी है, इसके लिए मधुर खाना खाना चाहिए, मीठा खाना ज्यादा खाएंगे, कूलिंग लिक्विड्स और फूड एंड ड्रिंक्स, घी ज्यादा खाएंगे, मिल्क, राइस सब लेंगे। रिकमेंडेड लाइफस्टाइल में ठंडे हवा में रहना है, नाइट, रात को मॉइस्ट मूनलाइट, मतलब चांद की रोशनी में सोना है, पॉसिबल है तो, बाय अप्लाइंग चंदन वगैरह ये सब करके। अभी हमारे यहाँ मच्छरों को टालने के लिए कुछ ऑइंटमेंट लाना पड़ता है, पहले के जमाने में शायद नहीं था तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, बट वी हैव टू टेक केयर। सो चंदन या वेयरपूल्स, अभी इसमें सब ना चंदन वगैरह बोला है, हम लोग तो ये इमेजिन ही कर सकते हैं, लगा नहीं सकते, क्योंकि आयुर्वेद में ना ऐसे लक्षण दिए हैं कि पेशेंट कैसा होना चाहिए। सो पेशेंट, सबसे पहले उसकी क्वालिटी दी है कि वो अमीर होना चाहिए। अब ये सब रोज तेल का मालिश है, चंदन लगाना है, ये सब देखेंगे तो लगता है कि रियली पेशेंट अमीर होना चाहिए, नहीं तो ये सब परवड़ने वाला नहीं है। रोज का चंदन लगाओ या रोज का तेल लगाओ, सिर को मालिश करो तेल का वगैरह वगैरह। सो दैट इज द थिंग। तो चंदन लगाएंगे। देन पर्ल्स, मोती की माला धारण करो,
अभी मोती की माला धारण करो वगैरह सब पढ़ने को मजा आता है, बट प्रैक्टिकली शायद नॉट पॉसिबल। कोरल्स मेड ज्वेलरी एट नाइट, विजिट कूल फॉरेस्ट एरियाज, ठंडे जंगलों में जाओ ड्यूरिंग ग्रीष्म, गर्मी के दिनों में। नाउ वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में सी हाउ इज द एनवायरनमेंट, रेनी क्लाउड्स, बारिश रहेगी, सब जगह मॉइस्चर ज्यादा बढ़ेगी, हमारी डाइजेशन पावर और कम होगी। तो इसमें क्या रहेगा, जनरल रेजिमेंट, मतलब वर्षा ऋतु एक ही ऋतु ऐसा है पूरे साल में जिसमें हमारा डाइट बहुत मॉडरेट होना चाहिए। वेरी मॉडरेट डाइट एडवाइज्ड इन वर्षा ऋतु। मॉडरेट मतलब बहुत कम नहीं खाना है, बहुत ज्यादा नहीं खाना है, खाने के बहुत नखरे भी नहीं करने हैं, मतलब यही चाहिए वही चाहिए। हल्का चीज, मूंग का खिचड़ी खाओ, या बहुत तला हुआ, बहुत तीखा, बहुत मीठा, बहुत नमकीन, ये सब नहीं खाना है। जस्ट बैलेंस्ड फूड जो हम लोग हमारे एपेटाइट को नॉर्मल रखने के लिए खा सकते हैं अकॉर्डिंगली, क्योंकि इसमें हमारी डाइजेशन पावर बहुत कम होती है वर्षा ऋतु में। इसके लिए वर्षा ऋतु में बहुत से लोग नॉनवेज भी नहीं खाते। अभी उसको हमारे यहाँ तो धर्म का वगैरह कुछ ऐसा बोलते हैं, बट यूजुअली इट इज बिकॉज ऑफ सब मेडिकल रीजंस। मेडिकल रीजन ये है कि ये दिनों में हमारी डाइजेशन पावर बहुत कम होती है, इसके लिए वर्षा ऋतु में बीमारियां ज्यादा होती है। विल अप्रिशिएट कि आपको भी शायद मालूम रहेगा कि बारिश के दिनों में हॉस्पिटल्स में ज्यादा रश रहता है, हॉस्पिटल्स बहुत फुल रहते हैं। दैट इज बिकॉज बहुत सी बीमारियां बढ़ती है ड्यूरिंग वर्षा ऋतु बिकॉज ऑफ द सीजन। एंड नाउ द लास्ट वन इज शरद ऋतु। विल स्टॉप आफ्टर दिस ऋतुचर्या के बाद, क्योंकि आज हेवी हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा ये सब। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऋतुचर्या। ऋतुचर्या सी हाउ बॉडी चेंजेस, वीक डाइजेस्टिव फायर। ऋतुचर्या इमेजिन नवरात्रि का समय है। सो हाउ इट इज दैट, अराउंड सितंबर अक्टूबर महीना है। सो बारिश खत्म होने को आई है या खत्म हो गई है बहुत सी जगह पे, तो ऐसे हालत में क्या रहेगा, फूड डोमिनेंट इन स्वीट टेस्ट और डाइजेशन के लिए हल्का रहेगा ऐसा खाना खाओ। कूलिंग, ठंडे एरियाज में रहो। राइस, बार्ली, व्हीट मतलब गेहूं भी खा सकते हैं सीजन में। अंडरगो विरेचन, विरेचन मतलब पित्त को कम करने वाली चिकित्सा है। देन रक्त मोक्षण वगैरह इसमें सब बताया है। सो दीज आर द 6 ऋतुस वी हैव जस्ट कवर्ड। अभी नौसी वसंत ऋतु में मैंने बताया था कि वमन लेना है तो वासंतिक वमन करवाते हैं। सो वमन के लिए बहुत सी दवाएं है, आयुर्वेद में मेंशन है, वी नीड नॉट गो इनटू दैट। और अगर वमन नहीं करना है पेशेंट को तो उसको हनी देते हैं, शहद। शहद इज द बेस्ट रेमेडी फॉर कफ। ऑयल इज द बेस्ट रेमेडी फॉर वायु वात, एंड घी इज द बेस्ट रेमेडी फॉर पित्त। अगर आपको गर्मी की ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप हैबिचुअली घी खा सकते हैं। घी इज वेरी इफेक्टिव फॉर पित्त, एंड ऑयल इज वेरी इफेक्टिव फॉर वायु वात। अगर वात बढ़ रहा है, जैसे हम लोग देखते हैं हमारे घर में दरवाजे रहते हैं, दीवारें, उसमें अगर समझ लो आवाज आ रही है दरवाजे से, तो हम लोग उसमें ऑयल डालते हैं जिसकी वजह से उसका फंक्शन स्मूथ हो जाता है। सिमिलरली हमारे बॉडी में भी वही होता है। अगर समझ लो वात बढ़ गया तो जॉइंट से आवाज आता है, कट कट करके आवाज आती है बहुत लोगों के जॉइंट से। ऐसे लोगों को अगर मालिश करेंगे तेल से या उनको खाने को तेल देते हैं तो उनको लुब्रिकेशन ठीक से मिलता है, सो दैट उनके जॉइंट से आवाज होना कम हो सकता है। सो दैट इज टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, बिकॉज जो नेचर में होता है वही हमारे शरीर में भी होता है। सो अगर जैसे वात बढ़ गया तो दरवाजे से आवाज आती है और ऑयल डालने से वो कम होता है। सिमिलरली वी कैन अप्लाई दिस। अगर हमारे जॉइंट से अगर कुछ पेन हो रहा है या कुछ आवाज आ रही है तो वी कैन यूज तेल, बिकॉज ये आवाज आ रही है बिकॉज ऑफ वात बढ़ गया है वहां पे। दैट इज वाई दिस ट्रबल। उसको कम करने के लिए तेल इज द बेस्ट मेडिसिन। कफ के लिए हनी इज द बेस्ट मेडिसिन, मध, शहद। और पित्त के लिए घी इज द बेस्ट मेडिसिन। ओके, सो आई थिंक शैल वी स्टॉप और कैन आई कवर दिस 2 टॉपिक्स या रुकते हैं आज? एनी क्वेश्चंस आपको रहेंगे तो पूछना, सो दैट वी विल गो फॉर नेक्स्ट। सर ये प्रेजेंटेशन जो दिखा रहे हैं वो हमें पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा? सब एवरीथिंग। ओके, क्योंकि सब लिख नहीं पाए हैं इसीलिए। इम्पॉसिबल है लिखना, मिल जाएगा।
लेकिन लिखना चालू रखो, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब मिलने वाला है इसके लिए कुछ लिखेंगे नहीं और नहीं, जो जो पॉइंट इसमें नहीं है और आप ऊपर से बता रहे हैं वो पॉइंट्स तो हम लिख ही लेते हैं, बिकॉज लेकिन ये लोग उसमें है से ना, ये पॉइंट सब बहुत मतलब शॉर्ट मेमोरी हमारी रहती है, हम लोग आज सीखेंगे कल भूलने की संभावना ज्यादा रहती है, इसके लिए लिखेंगे नहीं खुद के हाथ से तो ज्यादा अच्छा ध्यान में रहता है। ओके, सो दो कंसेप्ट और है, आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर, विल गो फॉर इट टुमारो। अगर सर हाँ बोले। सर ये जो बस्ती आप बोल रहे हैं, तो एनिमा एनिमा और बस्ती में फर्क क्या होगा? एनिमा इंग्लिश में एनिमा बोलेंगे बस। बस। लेकिन द पॉइंट इज एनिमा ये मॉडर्न साइंस की देन है और बस्ती ये आयुर्वेद की देन है। तो एनिमा में क्या करते हैं, समझ लो किसी का ऑपरेशन करना है, पेट का ऑपरेशन है, तो उसको एनिमा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि पेट कभी साफ कभी हो जाए। हाँ, कभी कभी ऑपरेशन टेबल पे ही पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। પણ આમાં તો કઈક પેલું આવ્યું હતું ને, બારકોડ મેચ નથી આવતો. सो समटाइम्स ऑपरेशन टेबल पे ही पेशेंट को तकलीफ हो सकती है, इसके लिए वो अवॉइड करने के लिए एनिमा देते हैं। यूजुअली डिलीवरी के पहले भी एनिमा देते हैं टू कीप द बाउल्स क्लीन। लेकिन बस्ती इज अ मच वाइडर कंसेप्ट, बस्ती Yes. बहुत ही ज्यादा बड़ा कंसेप्ट है। सो उसको समझना मतलब उसके समझ, आई थिंक वी हैव टू टेक पंचकर्म लेक्चर ऑन दैट। पंचकर्म में बस्ती इंक्लूड की है। सो बस्ती के बहुत सारे प्रकार भी बताया है आयुर्वेद में। इट इज अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, मतलब 30 ml की बस्ती होती है, 60 ml। अब ये 60 ml 90 ml इसको अलग तरीके से मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन मेडिकल टर्म्स की 30 ml 60 ml देन 150 ml या 250 ml अकॉर्डिंगली बस्ती देती है एज पर द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट। लेकिन एनिमा में इतना कुछ स्पेशलाइजेशन एज फार एज आई नो इतना नहीं है। एनिमा इज जस्ट टू मेक योर बॉवेल्स क्लीन बस। लेकिन बस्ती का बहुत बड़ा रोल है। ये संदीप। Yes. हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, इसमें आपने कफ के लिए मध और पित्त के लिए घी बोला है। यस। लेकिन मध आजकल प्योर मिलता नहीं है, तो उसका क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कुछ? नो सब्स्टिट्यूट, वी हैव टू फाइंड प्योर कहाँ से मिलता है रियली। ओके। एंड घी को नेचुरोपैथी में सर घी को एसिडिक बोलते हैं, जबकि हम लोग यहाँ पे आयुर्वेद में पित्त शामक बोला गया है। तो पित्त शामक ही मान लो, बिकॉज एज फार एज आई नो आयुर्वेद इज द बेस्ट इन आहार टॉपिक्स। आयुर्वेद के जो कंसेप्ट्स है दे आर अनचेंजेबल, अनशेकेबल। और सर एक कटु टेस्ट जो है वो, जी सर बोलिए ना। और आयुर्वेद में जो मतलब जो भी प्रॉपर्टी दी है ना रिगार्डिंग घी, तो एज्यूम करना है आपको कि ये गाय के दूध से बना है। हाँ, वो तो सर आइडिया है। लेकिन बिकॉज एनी ऐसी आयुर्वेद में जहाँ पे भी तेल बोला है ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो तिल का है। अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज। और दूध बोला है तो दूध गाय का है, दही बोला है तो दूध गाय के दूध से बना हुआ दही, या घी है तो गाय के दूध से बना हुआ। सर अभी आपने बताया, जिन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा उसके पहले भी स्टार्टेड विथ मक्खन। मक्खन इज कोल्ड। यस। तो घी भी कोल्ड ही हुआ, तो वो कैसे पित्त ये करेगा? कौन? एसिडिक कैसे हो सकता है? एसिडिक नहीं है, आयुर्वेद डजंट से घी इज एसिडिक। हाँ नहीं, अभी वो नेचुरोपैथी में बोला ना। नहीं रियली, आई रियली डोंट नो ऑफ नेचुरोपैथी। मैं अभी जाके आई हूँ कैवल्य धाम, मुझे भी कभी नहीं किसी ने बताया कि घी एसिडिक नेचुरोपैथी में। Its pH value is 6.5, so they consider it as acidic. नहीं, acidic from Ayurvedic point of view it is. But that must be buffalo's ghee, not cow's ghee. हो सकता है, possible. Because गिर की जो गाय का घी है, that is one of the best ghee it is said. Yes, right. सर आपने शुरुआत में 6 रसा की बात की थी, आप लिखवाएंगे? अभी बताएंगे ना कल, तो वही तो देखना है अभी पूरे कोर्स में। ओके। हाँ यस नेहा बोलो।
सर आपने बोला कि वर्षा ऋतु में डाइजेशन पावर डाउन रहती है अपनी, लेकिन हमने साथ ही साथ ये भी पढ़ा कि पित्त तो उसमें बढ़ता है, जो चय बताया आपने, तो ये कैसे होगा सर? यस, गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस। सी, पित्त बढ़ा हुआ डजंट मीन कि डाइजेशन पावर बढ़ गई है। बट सर पित्त दोष बढ़ गया है, यस आई अंडरस्टैंड, पित्त दोष बढ़ा है, बट दैट डजंट मीन कि डाइजेशन पावर बढ़ गया। इट इज एक्सेस पित्त, इट इज एक्सेस पित्त, दैट इज नॉट गोइंग टू increase the digestion power, that is not going to increase digestion power. Okay, सर एक पित्त दोष पर्सनल बढ़ना क्वेश्चन मतलब पूछना था। आपका पित्त बढ़ना मतलब आपका डाइजेशन पावर अच्छा होना, मतलब ये लाइन मैचिंग नहीं है, मतलब yes, इट्स नॉट yes, ट्रू। yes, yes, नहीं, वो पित्त दोष का बढ़ना है। पित्त दोष, अगर विकृत पित्त बढ़ता है उसमें, विकृत मतलब जो ट्रबल देने वाला पित्त है वो बढ़ने वाला है, नॉट नॉर्मल पित्त। ओके सर, थैंक यू सर। सर Yes. मेरी पित्त वृत्ति है, तो सोचा था कि swimming is one of the best exercise to do, but from the time I have started swimming, my joints are paining, and I can feel that vaat is there, because tak tak आवाज आती है, and the only solution to this is तिल का oil massage. Yes. So that helped me a lot, but with this harsh weather in Bombay, we use AC a lot. So वो वात प्रवृत्ति बढ़ गई है, I mean खाली legs में होता है. So वो स्विमिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एसी बंद करना चाहिए बस, बाकी के लोग भाग जाएंगे। नहीं तो फिर पंखे के नीचे सो जाओ, डोंट वरी। एसी इज मोस्ट हार्मफुल इन मुंबई क्लाइमेट because of moisture. And I told you I stay near the sea, Yes, so yes, moisture yes. बहुत है। बहुत ज्यादा है, एंड हवा में मॉइस्चर कंटेंट जितना ज्यादा है उतना एसी डेंजरस है। तो it has nothing to do with swimming. नथिंग टू डू विद स्विमिंग, एसी बंद करो बस। Okay. बिल भी कम आएगा ना इलेक्ट्रिसिटी का, दैट अरे वो तो छोड़ दो, वो तो जाने ही दो, वो हार्ट अटैक देगा। ओके ओके। यस नेहा, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस सर, एक क्वेश्चन और था सर। जैसे आपने बताया, जैसे स्किन है, हेयर है, जो भी एपेटाइट, स्लीप है, आपने बताया अकॉर्डिंग टू द दोषास, वात पित्त एंड कफ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी स्किन जो है वो वात को रिप्रेजेंट करे, लेकिन आपकी जो एक्टिविटी है वो कफ को रिप्रेजेंट करे? हो मतलब सकता है, यस, देयर इज कॉम्बिनेशन, ऑलवेज कॉम्बिनेशन। ओके, सो लाइक मल्टीपल कॉम्बिनेशन रह सकते हैं? मल्टीपल कॉम्बिनेशंस होता है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन। हम लोग ने ऐसा पढ़ा था कि हमारे सर और हमारे टीचर बोलते थे कि वी डोंट गेट सिंगल दोष प्रकृति नाउअडेज, वी गेट मिक्स्ड प्रकृतिस, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रकृतिस। हम कैसे बताएंगे कि हमारी क्या प्रकृति है? मतलब वी कांट आइडेंटिफाई। यस, अभी इतनी जो लक्षण बनता है उसमें से देख लो, इफ यू कैन फाइंड आउट, या फिर उसके और थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। यस वी कैन, मतलब उसको क्वेश्चनर भी मैं बनाता हूँ बहुत बार, and accordingly also we get some conclusion. Practically it is not very easy to find out prakriti in so short time. It needs some more, मतलब बहुत ज्यादा टाइम थोड़ा लगता है। जैसे कौन से सीजन में तुम्हें कुछ तकलीफ हो रही है, ज्यादा तकलीफ होती है, ऑब्जर्वेशन, कौन से सीजन यू फाइंड कंफर्टेबल, ऑल दिस थिंग्स आर टू बी आस्क्ड। कौन से खाने से अच्छा लगता है, कौन से खाने से परेशानी होती है, जस्ट लाइक पित्त प्रकृति अगर है तो गर्म चाय हाथ में लेगा लेकिन पिएगा नहीं, वो ऐसे ही लेके रहेगा, बस वो ठंडा करके पिएगा, लेकिन उसको चाहिए गर्म कप। ही डजंट ड्रिंक हॉट टी। और कफ वाला है तो वो 2 मिनट में खत्म करेगा गर्म चाय भी, एकदम उबलता हुआ चाय। खत्म कब हो जाती है पता भी नहीं चलता। रियली, कफ एंड वाटर। सो ये सिंपल टेस्ट है जानने के लिए। और पित्त प्रकृति वाले हैं वो समझ लो थोड़ी भी मिर्ची खाएंगे तो पसीना आ जाता है उनको, बहुत बार ऐसे देखा है। एंड देयर आर सम पीपल, वो ऐसा मुट्ठी भर के मिर्ची खाते हैं, कुछ नहीं होता उनको, दे आर एंजॉयिंग। कफ प्रकृति वाले हो सकते हैं वो। सर ऐसा होता है कि पित्त प्रकृति जिनकी है उनका डाइजेशन बहुत जल्दी हो जाता है, पाचन बहुत जल्दी हो जाता है। yes, और कफ वाले का कम होता है, ऐसा होता है? यस होता है ना, कफ वालों को बहुत कम भूख लगती है। कफ प्रकृति वाले कम खाना भी खाते हैं, उनको भूख भी कम लगती है, उनका वजन भी जल्दी बढ़ सकता है। जैसे समझ लो 15 दिन घर में रहे, काम भी कुछ ज्यादा नहीं किया तो उनका वजन 2-4 किलो बढ़ सकता है।
और वात वाले हैं उनको कुछ भी खाने को दो उनका वजन बढ़ता ही नहीं है. Many times we see such people around us. अभी कोरोना पीरियड में ज्यादा करके देखा गया कि जिनको घर में रुकना पड़ा उनका वजन फटाफट बढ़ गया वेरी फास्ट. और कुछ लोग अभी भी 2 साल होने के बाद भी दे आर सेम. मतलब मेरा तो कम हो गया इनफैक्ट. हाँ, इसका कारण भी बहुत हो सकते हैं, नॉट ओनली जस्ट प्रकृति, बट अभी उन्होंने मेंटेन किया रहेगा, उन्होंने एक्सरसाइज किया रहेगा, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, बट बेसिकली वी कैन से कि दोष के अनुसार वी कैन कंक्लूड समथिंग डेफिनेटली. श्रद्धा तो इस फिर सर तो जो फिर तिल कफ का तेल प्रकृति होता है, श्रद्धा हियर, सर जो तिल का तेल आपने बताया, तो जैसे कि ये मई की समर है, तो उसमें इज इट सेफ टू हैव राउंड द ईयर या फिर सिर्फ विंटर में ही खाना चाहिए तिल का तेल? अभी तो आज की साइंस में बोलते हैं कि एक ही तेल मत खाओ, रोटेट करते रहो. पूरे साल में 3-4 टाइप का तेल बोलते हैं, सनफ्लावर तेल, तिल का तेल या सिंगदाना का तेल, देन राइस, मतलब राइस ब्रांड, हाँ, उसका भी तेल. Sunflower. एंड वन मेजर रूल इज डोंट मिक्स ऑयल्स. मिक्स हाँ. करके कभी नहीं यूज करना. अभी मैं कैवल्य धाम गई थी तो वहां बोला गया है कि जिसकी भी पित्त नाड़ी है उन्होंने कोल्ड प्रेस या कोई भी प्रेस पीनट ऑयल नहीं खाना है. दैट वाज अ बिग Yes. क्वेश्चन व्हिच वाज सेड एंड इट इज सेड रिफाइंड ऑयल इज बैड. रिफाइंड ऑयल कभी नहीं खाना चाहिए, फिल्टर्ड ऑयल फिर लेना है. व्हाट इज फिल्टर ऑयल? वो तो प्रोसेस के ऊपर निर्भर है, हाउ दे प्रोसेस, हाउ दे कौन सा तेल है फिर? फिल्टर्ड ऑयल, जो भी उसके ऊपर फिल्टर्ड ऑयल लिखा रहता है वही लेना है. आप एक ब्रांड बताइए ना. नहीं, नॉट डबल फिल्टर बट सिंगल फिल्टर, मतलब Single उनको filter. सिर्फ छान के बनाते हैं, कोल्ड प्रेस को सिर्फ छान के बनाते हैं. आई थिंक दैट इज व्हाट दे कॉल फिल्टर्ड, बट वो My- आजकल तो कम मिलता है. Question is, I am a pitta vritti person. I am not supposed to have peanut oil, whether it is cold press or any kind of refined peanut oil also. So if I don't want to go for refined oil, then which will be the filter oil? Can you suggest me, sir? सनफ्लावर ले लो, धारा सनफ्लावर सर धारा इज फिल्टर सर. फिल्टर्ड है वही तो. जी सर. Yes. It's good. It's good. Yes. राइस ब्रांड भी है, राइस ब्रांड. सर आपने बोला कि कफ प्रकृति वाले के लिए हनी सबसे बेस्ट है, तो वो कैसे हनी का यूज करें? Single flower, What is that? organic. हनी. अभी हनी इसी एज संदीप राइटली सेड कि आज के तारीख में अच्छा और गारंटेड शहद मिलना मुश्किल है, बट देयर आर सम सप्लायर्स वी हैव टू फाइंड. देयर आर सम सप्लायर्स हु रियली गिव Where is this ओरिजिनल. Sandeep from? Where is this Sandeep from? I can give him the contact. I don't know. Sandeep, I think he's asked one question, but we can say कि depends. मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता ऐसा नहीं है. We can find. और कहीं भी नहीं मिलता तो फैब इंडिया इज अराउंड एवरीवेयर इन द कंट्री. इंडियन ऑर्गेनिक का जो हनी है उसमें बहुत सारे वेराइटीज है. अभी मैं लेके आई थी कैवल्य धाम से, नेचुरल फॉर्म में. Okay. आई एम फ्रॉम मुंबई. इवन आई एम फ्रॉम मुंबई. इवन सर इज फ्रॉम मुंबई. या सर इज फ्रॉम तामिल. एंड विच Sir, पार्ट ऑफ मुंबई? अंधेरी ईस्ट. सर माय क्वेश्चन इज हाउ टू यूज हनी फॉर How to कफ use- प्रकृति. Hmm. यस. अभी इतना शॉर्ट में आंसर नहीं दे सकते, क्वाइट इम्पॉसिबल, ओके. बिकॉज इट Okay, इज okay. टू कॉम्प्लेक्स. मतलब पेशेंट को देख के उसका वजन कितना है, उसकी प्रकृति क्या है, सीजन कौन सा है, कैसे लेना है, दैट अकॉर्डिंगली वी हैव टू एडवाइस. सम पीपल एडवाइस जस्ट प्लेनली 1 चम्मच हनी खाते रहो बस, दैट विल रिड्यूस कफ, बट दैट इज ओनली फॉर दैट ड्यूरिंग दैट वसंत ऋतु में ज्यादा एप्लीकेबल होगा वो, नॉट थ्रू आउट द ईयर, ओके. बिकॉज वसंत ऋतु में कफ सबसे ज्यादा बढ़ता है, पिघलने लगता है, रादर नॉट बढ़ता है, जो मतलब निकलना शुरू हो जाता है शरीर से. ओके. सर शरीर सर, में पित्त दोष का बढ़ना और गोल ब्लैडर में स्टोन बनना, इसका कुछ कनेक्शन रहता है क्या? नहीं, कुछ नहीं है. एज फार एज आई नो देयर इज नो सच कनेक्शन. गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है. यस, एंड इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स.
ओके सर सर, नेति करने से कफ निकलता है, मेरा बहुत निकला अभी, एंड आई एम Yes, फीलिंग yes. मच बेटर, सो यस शुड करते आई रहो, कंटिन्यू इन दिस सीजन? कंटिन्यू करो, ऑल्टरनेट डे तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, Okay, there I used to do every एवरी डे, day. यस That was compulsory. यस। बहुत ज्यादा डेली करते रहेंगे तो ड्राइनेस बढ़ सकता है अंदर, सो बहुत ज्यादा डेली करना भी जरूरी नहीं है, एंड नॉट Because एडवाइजेबल। it has little salt ना, तो वो थोड़ा नाक में जलन होता है। जलन भी होता है, एंड यू नो ड्राइनेस, आफ्टर सम टाइम ड्राइनेस। Absolutely, इसीलिए मैंने बंद किया अभी। ओके Thank you. सर अभी सर सर अभी आज आपने जो करवाया उसकी पीडीएफ प्लीज आज भेज दो ना, क्योंकि सर पढ़ना पड़ेगा। अरे शनिवार को एग्जाम है, डोंट वरी। नहीं, लेकिन आज देखना है। नहीं भेजता हूँ, डोंट वरी। Okay. आई यूजुअली सेंड इट द सेम इवनिंग, तो आज We know अब that, तक मैं, यस आई विल सेंड इट बाय द इवनिंग, डोंट वरी। सर ओके सर, ओके थैंक यू। चलो, थैंक्स अ लॉट फॉर Thank you. Thank you, sir. सेम टाइम। सर मैं तो Yeah. सर मैं तो ये सजेस्ट sir. करूंगा कि जिस दिन आप मतलब आज कल जो आप लेने वाले हैं उसकी पीडीएफ एक दिन पहले भेजिए, सो दैट वी कैन गो थ्रू इट एंड वी कैन अंडरस्टैंड मोर इजीली। नहीं, प्रॉब्लम इज कल के मतलब 1 घंटे में जितना कवर होता है ना, कल का पीडीएफ अगर आज भेज देते हैं नहीं, दैट तो इज नॉट so that we पॉसिबल, can read is it in advance and we can do it very well. दैट इज नॉट पॉसिबल सर, बिकॉज जो लेने वाले हैं वो कितना कवर हो जाएगा, वी आर नॉट श्योर मेनी टाइम्स, इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। I do agree. Yes. I do agree, but it will be more helpful, I think so. I don't know for the other participants, but for me particularly, I think it is better if we can go through in advance and attend your lecture, Hey, one more so that point. I can understand One very more well. point, we are going to take some revision also when we start the next day. So we'll be covering some, doing some revision also for 10 minutes. Don't worry. Okay. Yeah, Thanks yeah, a lot. okay. Thank you. Sir, what is B14 deficiency? So अभी कल बताता हूँ। चलेगा? Is it okay? दौड़ेगा। Okay. Thank you. Thanks, sir. What Thank you you, said? sir. Thank you. B14. Thank What you, is that? sir. B14. Actually, I am reading this YVN का book. Oh, So right. that is cancer. Cancer क्यों होता है? Cancer is nothing but vitamin B14 deficiency. Okay. We'll see. Yeah. चलेगा. Okay. Thanks a lot for joining, Hari Om. everyone. Hari Om. मिलते हैं कल. Hari Om. Bye.